प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी किसी चर्चा और परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपको कई सारे सम्मानों से समय समय पर नवाजा जा चुका है। प्रेमचंद पुरस्कार, पंजाब कला एवं साहित्य अकादमी सम्मान, डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचना सम्मान आदि जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आदरणीय सूरज पालीवाल जी की दर्जनों महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें, सैकड़ों लेखों ने हिंदी आलोचना के सुदृढ़ विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में जाने माने प्रख्यात आलोचक हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनके अध्ययन अध्यापन के अनुभवों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और वहाँ का परिवेश किस प्रकार का था। देखिए, शुरुआती तो हम सब लोगों की जो ज़्यादातर गांव से आए, हमारी पीढ़ी के ज़्यादातर लोग गांव से आए, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मुझे लगता है कि मैं अपने को अलीगढ़ में मैंने पाया। तो अलीगढ़ यानी वो केंद्र था अलीगढ़ के एक ज़माने में, मतलब कम से कम 70-80 के दशक में, जहाँ उस तरह की न तो सांप्रदायिकता थी और न इस तरह की कोई संकीर्णता थी, बल्कि एक बड़ा परिवेश अलीगढ़ में था और प्रगतिशील जो मूवमेंट था, प्रगतिशील जो आंदोलन था, उन दिनों अलीगढ़ में पूरी तरह से चल रहा था और वो एक तरह का केंद्र में था। तो मैं तो पीयूसी में पढ़ने गया था। पीयूसी के बाद बीए ऑनर्स किया, फिर एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, यानी लगभग 12 साल मैं अलीगढ़ में रहा। और उन 12 वर्षों में मैंने देखा कि जो अलीगढ़ है वो कैसे एक तरह से आपको संकीर्णताओं से परे, सांप्रदायिकता से परे और जीवन के उन मूल्यों को, विशेष रूप से जिन मूल्यों के लिए हम कहेंगे या तो लोकतंत्र, और लोकतंत्र के साथ साथ जो धर्मनिरपेक्ष जो शक्तियां हैं, उनको किस तरह से अलीगढ़ अपने विद्यार्थियों को भी सिखाता है और अपनी जो परंपरा में भी शामिल किए हुए है। तो मैं तो उस परंपरा से निकल के आया। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जब मैंने अपने को सक्षम पाया या मैंने होश संभाला, तो मैं उस परंपरा का अंग बना, जो परंपरा मेरे जीवन में आज भी है और जिस परंपरा पर मैं गर्व भी करता हूँ। अपने अध्ययन के दौरान साहित्य के क्षेत्र में आपकी अभिरुचि कब और कैसे बनी? देखिए, साहित्य में तो चूँकि अलीगढ़ एक बड़ा केंद्र था और उसका एक कारण ये भी था कि वो दिल्ली के पास था, तो दिल्ली से लोग आते जाते रहते थे। मैंने पहली बार वहाँ राजेंद्र यादव को देखा, मैंने पहली बार वहाँ कमलेश्वर को देखा, मैंने पहली बार जो बड़े इतिहासकार हैं हमारे मध्यकाल के, मिडिवल हिस्ट्री के प्रोफेसर इरफान हबीब, उनसे मेरा परिचय हुआ। प्लस इसके साथ साथ दिल्ली से अनेक लोग दिल्ली से आते रहते थे। अलीगढ़ अपने आप में समृद्ध था। फिर हमारे जो गुरु थे प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह, उनका संपर्क बड़ा व्यापक था और उनके यहाँ, उनके घर पर लगातार लोग आते रहते थे। और एक उनकी जो बड़ी उपलब्धि यह है कि जो हिंदी का बड़ा 10 उपन्यासों में से एक उपन्यास है आधा गांव, वो हमारे गुरु को समर्पित किया गया है। राही मासूम रजा ने यह कहते हुए कि यह अपने पूरे दोस्त ठाकुर कुंवरपाल सिंह को, जिनके बिना ये उपन्यास पूरा नहीं हो सकता था, इन शब्दों में उसे समर्पित किया और डॉक्टर साहब ने उसको संपादित किया, पढ़ा, उसमें राय दी, जो भी उन्होंने किया। लेकिन उनकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ थी। तो दोस्ती केवल राही साहब से ही नहीं थी, बल्कि शहरयार से उनकी दोस्ती थी, काजी अब्दुल सत्तार से उनकी दोस्ती थी। और एक जो बड़ी बात मैंने अलीगढ़ में देखी वो ये कि ये जो बड़े प्रोफेसर थे अलीगढ़ में, ये शिक्षक संघ के अध्यक्ष नहीं बनते थे। हमारे गुरु कुंवरपाल सिंह जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, और वो कहा करते थे कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं पार्टी का कार्ड होल्डर हूँ। तो कार्ड होल्डर होने के नाते वो जो तृतीय श्रेणी जो कर्मचारी थी, यानी जो तकनीकी कर्मचारियों की जो एसोसिएशन थी, उसके वो अध्यक्ष थे। प्रोफेसर इरफान हबीब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अध्यक्ष थे। एक प्रोफेसर बिजारत साहब थे, बिजारत हुसैन साहब, वो शायद जो
ये जो एलडीसी वगैरह होते हैं उस कर्मचारियों के अध्यक्ष थे। यानी जो 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 नेतृत्व था वो उन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे जो लोग अपनी बात को आगे कहने में डरते हैं या शर्माते हैं, या जिनको अपनी बात कहने का अवकाश नहीं है, या जिनको ऐसे इस तरह का अवसर नहीं है, उनकी आवाज़ को वो बुलंद कर रहे थे विश्वविद्यालय के स्तर पे। और उसके साथ साथ छात्र संघ में भी, शिक्षक संघ में भी, लगभग सारी जितनी भी संगठन थे उस समय वहाँ प्रगतिशील लोग हावी थे और प्रगतिशील लोगों के हाथ में था वो। तो जाहिर है कि ऐसे में केवल संगठन नहीं बल्कि संगठन ने तो मुझे एक विचारधारा दी, और विचारधारा के साथ साथ मैंने साहित्य को पढ़ा। एक बड़ा पुस्तकालय मैंने देखा, एक गांव से आदमी आता है और एक इतना बड़ा पुस्तकालय आपके सामने हो जो 24 घंटे खुलता हो। मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि अलीगढ़ में जो एक अध्ययन केंद्र है, लगभग 500 विद्यार्थी वहाँ बैठ सकते हैं, उसमें वो 24 घंटे खुला रहता है, वो रात भर खुला रहता है। और पुस्तकालय जाहिर है कि उसको वैसे खुलता था रात तक, फिर उसके बाद वो अध्ययन केंद्र खुलता था। इधर हमारे हिंदी विभाग के पास में इतिहास विभाग था, इतिहास विभाग पूरी रात खुलता था। तो हमने भी अध्ययन के दौरान ये कोशिश की कि हमारा विभाग भी पूरी रात खुले, तो हम लोग भी पूरी रात वहीं पढ़ते थे। जो लोग आते थे उनसे परिचय होता था। दूसरा ये कि जो उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी की एक जो साझी जो परंपरा थी उसका एक केंद्र था अलीगढ़। तो उन लोगों से भी जाहिर है कि परिचय हुआ अलीगढ़ में रहते हुए, तो गोष्ठियों में जाने लगे। शुरुआती दौर में कविताएं लिखीं, फिर कहानी लिखी, फिर कहानियों में तारिक छतारी, हम लोग सब के सब एक शनिवार को एक गोष्ठी करते थे। जो कुछ नया लिखा है या जो कुछ नया पढ़ा है हम लोग उस पर चर्चा करते थे। हमारे गुरुदेव के अक्सर गोष्ठियाँ होती थी क्योंकि बाहर से लोग जो आते थे उनके सम्मान में गोष्ठी होती थी। फिर हिंदी विभाग में खूब गोष्ठी हुआ उस समय होती थी। और हिंदी विभाग में जो हिंदी के जो बड़े प्रोफेसरों में से एक नाम है प्रोफेसर हरवंशलाल शर्मा का, वो हमारे विभाग अध्यक्ष थे। बाद में तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष हुए दिल्ली में जाकर के वो, फिर झांसी विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। तो अलीगढ़ की एक बड़ी परंपरा थी। फिर ये प्रोफेसर नूरुल हसन साहब जो इतिहास के थे वो शिक्षा मंत्री हो गए केंद्र में, वो अलीगढ़ आते रहते थे। प्रोफेसर सतीश चंद्र राजू इतिहास के थे, वो यूजीसी के चेयरमैन हो गए। तो एक इस तरह से एक अलीगढ़ का बड़ा व्यापक परिदृश्य था, और वो परिदृश्य संयोग से मुझे मिला, गुरुदेव के कारण भी मिला, फिर मेरी रुचि भी थी तो उसके कारण भी मिला। तो साहित्य की समझ तो मुझे लगता है कि वहीं से आई। सर, एक अध्यापक के रूप में आपके शुरुआती अनुभव और वर्तमान परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं? एक बड़ी बात तो मुझे मेरे जीवन में ये रही कि मैंने कभी की कोई दूसरी नौकरी के लिए कभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया, और न मेरे मन में कभी आया कि मुझे बैंक का अधिकारी बनना है या आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है। मेरे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसे अध्यापक मिले अलीगढ़ में, तो जिन्हें देख करके और जिन्हें पढ़ करके और जिनसे बात करके और जिनकी सामाजिकता को देख करके और जिनकी संवेदनशीलता को देख करके मुझे लगा कि अध्यापक बनना चाहिए और अच्छा अध्यापक बनना चाहिए। अब अच्छा अध्यापक बनना तो देखिए एक बड़ी सतत प्रक्रिया है, वो मैं नहीं कह सकता कि मैं कैसा अध्यापक बना, लेकिन जो मेरे ऊपर जो प्रभाव है उन्हीं लोगों का है। और उस प्रभाव ने मुझे एक दृढ़ निश्चय दिया कि मुझे बनना है तो केवल अध्यापक बनना है, अध्यापक के अलावा और कुछ बनना नहीं है। तो संयोग है कि मैं अलीगढ़ नहीं जाता तो हो सकता है मैं कहीं और होता, अध्यापक नहीं बनता। उस तरह के अध्यापक मुझे नहीं मिल पाते, उस तरह के गुरु मुझे नहीं मिल पाते। तो जाहिर है कि अलीगढ़ का जो ऋण है या अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो ऋण है या उन जो आकाश धर्मी गुरुओं का जो ऋण है मेरे ऊपर, शायद मैं उसकी वजह से अध्यापक बना। आपके लेखन में समय की व्याख्या पर आपने हमेशा जोर दिया है, और यही कारण है कि किसी भी विषय पर लिखते कहते वक्त आपने उस समय और समाज को व्याख्यायित भी किया है।
तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि समय की परख एक लेखक के लिए कितना महत्व रखती है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए लेखक लिखता कब है। लेखक अपने समय में लिखता है, और केवल अपने समय को नहीं लिखता बल्कि अपने समय के आगे के भविष्य को भी लिखता है, या भविष्य के लिए वो संकेत देता है। तो एक लेखक यदि अपने समय का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता है कि वो लेखक कहीं कमज़ोर है, या अपने समय से बचने की कोशिश करता है, तो वो उसकी चालाकी है, और उसकी वो चालाकी उसके लेखन में साफ दिखाई देती है, और साफ दिखाई देनी भी चाहिए। ये आलोचक का काम है कि उस चालाकी को भी पकड़े और उस अच्छाई को भी पकड़े। जैसे एक उदाहरण मैं दूँ आपको कि गोदान पे जब हम चर्चा करें तो क्या गोदान 1936 से पहले लिखा जा सकता था? मुझे लगता है गोदान 1936 से पहले नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए कि भयंकर मंदी का दौर, द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पहले विश्व युद्ध से कमर सीधी नहीं हुई थी, अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं थी, दूसरा विश्व युद्ध हमारे सामने था, और जो सीमांत किसान थे वो मजदूर बन रहे थे, वो शहरों में जा रहे थे, शहर की पूंजी गांव में आ रही थी। जो जमींदार हम जैसे ठाकुर साहब कहते थे, बड़ा आदमी मानते थे, वो भी शहर के पूंजीपति से पैसा ले रहा था। संबंध बिखर रहे थे, भाई भाई के संबंध बिखर रहे थे। ऐसी स्थितियों में जो संबंधों के बिखरने में और संबंधों की बिगड़ने में इस पूंजी का बड़ा हाथ था। जब पूंजी का बड़ा हाथ था तो प्रेमचंद उस गोदान में इन सारी चीज़ों को लेके आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपने समय से बाहर जाकर के, जैसे 1918 में सेवा सदन ही लिखा जा सकता था, किसान आंदोलन के दौर में 1921, 22, 23 में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा और फिर उस आंदोलन को वापस ले लिया, तो रंगभूमि ही लिखी जा सकती थी, प्रेमाश्रम ही लिखा जा सकता था। लेकिन 30 के बाद जब एकदम क्रांतिकारी जो परिवर्तन होता है पूरे देश में और आज़ादी की मांग जोर पकड़ती है, मंदी का भयंकर दौर है, उस दौर में, और केवल भारत में नहीं बल्कि तीसरी दुनिया के सारे देशों में केवल मालामाल हो रहा था तो यूरोप में केवल ये इंग्लैंड हो रहा था, बाकी और कोई देश मालामाल नहीं हो रहा था। तो उन स्थितियों में गोदान लिखा गया। तो मुझे लगता है कि अपने समय का तो लेखक को मूल्यांकन करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, और उसके आधार पर वो बड़ी रचना दे सकता है। लेखन और व्यवहारिक जीवन दोनों जगह साहस और सही का पक्ष जरूरी होता है। जैसा कि आप बार बार गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते रहे हैं के क्रम में इसका उल्लेख भी करते हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि कुलानुशासक जैसे प्रशासनिक पद पर लंबे समय तक बने रहना, जहां छात्रों के लिए आपके ऊपर मुकदमा भी चला, फिर हम देखते हैं कि उन्हीं छात्रों में से कोई निराधार मांगे की गई तो आपने विरोध भी किया, तो अपने इस खास तरह के और जरूरी जीवन शैली की प्रेरणा आप कहाँ से पाते हैं? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ से पाते हैं। ये साहस तो खुद में पैदा करना पड़ता है। और जब आप अध्यापक बने हैं तो जाहिर एक अध्यापक के जो मूलभूत गुण हैं, मैं आदर्श तो नहीं कहता, आदर्श तो बड़ी चीज़ है, जो एक अध्यापक की मूलभूत गुण है वो भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों के बीच में रह करके, विद्यार्थियों से बात करके, विद्यार्थियों के उनकी समस्याओं को जान करके और उनकी कठिनाइयों को जान करके और अपने को निरंतर मांझते हुए, एक अध्यापक को अपने को मांझना भी चाहिए निरंतर। यदि वो अध्यापक मांझता नहीं और केवल अध्यापक हो जाता है तो एक सरकारी अधिकारी या एक पुलिस के अधिकारी और एक अध्यापक में कोई अंतर नहीं रहता। अध्यापक को निरंतर अपने को देखता रहना चाहिए कि वो विद्यार्थियों का अध्यापक है। वो अध्यापक इसलिए कि उसके पास विद्यार्थी हैं, और दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारी सेना तो विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थी सेना नाराज है और सेना नायक कोई आदेश दे रहा है तो सेना पता नहीं क्या करेगी, मुझे मालूम नहीं। वही स्थिति विद्यार्थियों की है कि एक अध्यापक है और विद्यार्थी उसके साथ नहीं है, तो अध्यापक किसका है फिर? तो मैंने अपने गुरुओं से भी सीखा और मुझे लगा कि अपने जीवन से भी मुझे लगा कि हमेशा विद्यार्थियों के साथ खड़े रहो
और विद्यार्थी गलत कह रहा है तो एक पिता की तरह विद्यार्थियों को डांट दो, एक अभिभावक की तरह विद्यार्थियों को डांट भी दो। और विद्यार्थी सही है और विद्यार्थी की मांग पूरी नहीं हो रही है तो आप विद्यार्थी के साथ खड़े हो जाइए। दिक्कत तब होती है कि जब आप प्रशासन के साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं और विद्यार्थियों को भूल जाते हैं। जैसे आपको एक जिक्र यदि मैं करूं, आचार्य हजैब शाह द्विवेदी का बड़ा नाम है, द्विवेदी जी का, लेकिन बनारस में जो उनकी जो स्थिति हुई वो इसीलिए हुई कि जिस बनारस ने या जिस बनारस के विद्यार्थियों ने द्विवेदी जी का अभिनंदन किया, वही द्विवेदी जी उस कुलपति के पक्ष में खड़े हो गए जो कुलपति विद्यार्थियों पे डंडे चलवा रहा था। द्विवेदी जी वहाँ खड़े हो गए, रेक्टर थे वहाँ, रेक्टर के रूप में। तो जाहिर है कि वो, मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रशासन, ये सारी चीज़ें एक अध्यापक के लिए दूसरे दर्जे की चीज़ें हैं, ये कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाती। मुख्य भूमिका अध्यापक के जीवन में निभाती ये है कि आप लगातार पढ़ते लिखते रहें, लगातार विद्यार्थियों के संपर्क में रहें, विद्यार्थियों के सुख दुख में शामिल रहें और विद्यार्थियों को के बीच में अपने को मांझते रहें। और आपको ये कभी नहीं लगे कि आप बड़े बड़े आदमी हो गए हैं, बल्कि ये लगे कि आप विद्यार्थियों के अभिभावक हैं। तो मुझे लगता है कि वो दर्द फिर आपके जीवन में कभी नहीं आता कि आप विद्यार्थियों के विरोध में जाके खड़े हो जाते हैं। तो जिन घटनाओं का आपने उल्लेख किया, जाहिर है कि वो घटनाएं यहाँ भी हुई, जोधपुर में भी हुई, और लेकिन मैंने अपने स्वयं को कभी अपने विद्यार्थियों से, कभी अपने शोधार्थियों से और कभी उन विद्यार्थियों से जो पहली बार हमारे विश्वविद्यालय में आते हैं, उनसे अलग नहीं पाया। मैं हमेशा उन लोगों के बीच में खड़ा रहा। जैसे जोधपुर में तो मैं लगभग एक जो प्रथम वर्ष की जो कक्षा है बीए की, मैं उसे ज़रूर पढ़ाता था कि जो लड़का गांव से आ रहा है, बिल्कुल नया लड़का है, एकदम बिल्कुल जो शहर को भी देख रहा है, जो विश्वविद्यालय की दुनिया को भी देख रहा है, जो एक दूसरे तरह के अनुशासन से आया है, वो विश्वविद्यालय में कहीं बिगड़ नहीं जाए, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। तो मैं, हमारे बड़े कुलपति थे जोधपुर के, बड़ा नाम है उनका, प्रोफेसर बीवी जॉन, उन्होंने एक बार प्रोफेसर नामवर जी से कहा कि नामवर जी, एमए तो कोई भी पढ़ा सकता है, शोध कोई भी करा सकता है, लेकिन प्रथम वर्ष की कक्षाएं लेनी चाहिए हमें विद्यार्थियों की, यानी एक संस्कार डालने चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ तो हेडमास्टर का डंडा है इंटर कॉलेज में, तो सीनियर सेकेंडरी में, तो विश्वविद्यालय में तो किसी का डंडा चलता नहीं। इसलिए जो विद्यार्थी आ रहा है वो निरंकुश न हो जाए, इसलिए प्रथम वर्ष की कक्षाएं जरूर लेनी चाहिए। मैंने हमेशा ली। मुझे याद है कि मुझे उन कक्षाओं में बहुत अच्छा लगता था जा करके, उनसे बात करके, जो एकदम नई पीढ़ी आती थी, चाहे वो लड़का है या लड़की है, लड़कियों की क्लास है चाहे लड़कों की क्लास है, मुझे उनके बीच में खुलने का, अपनी बात रखने का और अपने अनुभवों को बांटने का एक नई दुनिया मिलती थी, और मैं उस नई दुनिया में जाकर के अच्छा अनुभव करता था। शिक्षक की भूमिका क्या हो, कैसी हो, इस पर हमारे यहाँ और पश्चिम में भी काफ़ी बहसी होती रही है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि ज्ञान की परंपरा का सही विकास शिष्य ही कर सकता है, सेवक नहीं, जबकि आज के शिक्षक सेवक चाहते हैं, शिष्य नहीं। इस आधार पर शिक्षक की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कि जो लोग शिष्य की जगह पे सेवक चाहते हैं, उन्हें न शिष्य मिल पाते हैं न सेवक मिल पाते हैं। विद्यार्थी फिर सेवक भी नहीं रहता उनके पास, न शिष्य बन के रहता है। शिष्य बन के तो पहले ही नहीं रहा और सेवक बन के भी नहीं रहता, क्योंकि जब उसके अंदर चेतना आती है, जब वो पढ़ता है और दुनिया उसके सामने खुलती है, नई दुनिया खुलती है विश्वविद्यालय में, तो उसे लगता है कि नहीं, सेवक बन के तो नहीं रहना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सेवक की भावना तो कभी किसी अध्यापक के मन में नहीं आनी चाहिए, और जो उस तरह के अध्यापक हैं जो विद्यार्थी को सेवक मान के चलते हैं, जाहिर है कि उन्हें फिर एक दूसरी नौकरी कर लेनी चाहिए, अध्यापन के पेशे में उन्हें नहीं आना चाहिए। अध्यापक तो वह है जो कि लगातार अपने विद्यार्थियों के बीच में सहज अनुभव करे और उसे लगे कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो जब परिवार के सदस्य हैं तो परिवार में तो कोई सेवक
की भावना आती नहीं, तो फिर विद्यार्थियों से सेवक की भावना कैसे आ गई? इसका मतलब जो अप्रोच है वो गलत है, और वो अप्रोच एक अध्यापक की, एक शिक्षक की, और अच्छे शिक्षक की अप्रोच तो मुझे लगता है कि नहीं। अध्यापक के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक, ये किसने कहा है नहीं मालूम, लेकिन अक्सर हमारे बड़े अध्यापक दोहराते रहे इस बात को कि काल देवता भी मुझे बुलाने आएगा और विद्यार्थी बैठा होगा तो मैं उससे कह दूंगा थोड़ा रुको, इस विद्यार्थी को पहले इसका पाठ समझा दूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूँगा। तो अध्यापकों की तो दुनिया वो है कि जो काल से भी नहीं डरते, जो मृत्यु से भी नहीं डरते। किसके लिए? अपने विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए सेवक वाली बात मेरी समझ में आती नहीं। वर्तमान में पूंजीवादी व्यवस्था जो शिक्षा के लिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है, जिस पर आपने कई जगहों पर लिखा भी है कि ये इस तरह का माहौल बना रह चुकी है कि शिक्षक शिक्षा पर कम और अन्य विषयों पर अधिक केंद्रित रहते हैं। तो इस आधार पर आप समाज के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक और छात्र को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षक और शिक्षा का सवाल है, वो समय के अनुसार बदला है और बहुत ज़्यादा बदल गया है। और यहाँ तक बदल गया है कि अब हमारे अधिकांश अध्यापक विदेशों में तो गए नहीं, लेकिन विदेशों के बारे में उड़ती हुई जो खबरें आई, बड़ी नकारात्मक खबरें आई और बहुत अच्छी खबरें नहीं आई। तो अच्छी खबरें नहीं आई तो सब लोगों ने ये समझा कि भाई अब आप इस अध्यापक के पेशे में हैं तो आपको भी अपने समाज में रहना है। तो जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को आप स्वीकार कर लें। तो मुझे लगता है कि उस परिवर्तन के चक्कर में ही अध्यापक से जो अध्यापन का जो कर्म है और उसकी जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कर्म में बने रहने की, वो शायद अलग हो रही है या छूट रही हैं। लेकिन जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया था अलीगढ़ के संदर्भ में, तो दुनिया तो तब भी बदल रही थी। दुनिया तो हमेशा बदलती है, दुनिया स्थिर तो कभी नहीं रहती। दुनिया तो 70 के दशक में भी बदल रही थी। लेकिन मैंने जिन लोगों को देखा वो उस तरह से दुनिया के बदलते रहने के साथ साथ अपने को उस तरह से नहीं बदल रहे थे कि सब लोगों के पास पैसा हो रहा है तो हम लोगों के पास भी पैसा हो जाए, सब लोग उस तरह से जो आगे जाना चाह रहे हैं तो हम लोग भी उस तरह से आगे जाएं। क्योंकि अध्यापक यदि आगे जाएगा तो ज्ञान में आगे जाएगा। अध्यापक पैसा कमा भी ले और बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी ले तो वो बहुत बड़ा कोई पूंजीपति नहीं हो जाएगा। कितना पैसा कमाएगा अध्यापक? तो उसका जो लक्ष्य है वो तो वो होना चाहिए कि वो लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करे। तो जिन अध्यापकों का या जिन गुरुओं का मैंने जिक्र किया, वो मुझे याद है कि उस ज़माने में साइकिल पे चला करते थे, लेकिन किताबें उनके यहाँ बहुत हुआ करती थी। दूसरा, विद्यार्थी उनके यहाँ वैसे ही जाते थे। उस तरह का जो अब ये हो रहा है कि विद्यार्थी किसके यहाँ जाता है, क्यों जाता है, जिसका शोधार्थी है वो उसके यहाँ जाए, दूसरे के यहाँ जाए ही नहीं, ये तब अलीगढ़ में नहीं था। हम लोग सब जगह जाते थे, सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे और एक पूरे दोस्ताने संबंध थे और एक सम्मान भी था। जैसे मुझे याद नहीं कि चाहे वो शहरयार साहब हों, चाहे प्रोफेसर इरफान हबीब हों या हमारे गुरु हों कुंवरपाल जी हों या अन्य जो अध्यापक थे, अन्य विभागों के अध्यापक थे, उनसे कोई संबंध किसी अध्यापक का या विद्यार्थी का उस तरह का संबंध नहीं रहता था कि जिस विभाग का है उसी विभाग वाले से रहे, जिसके अंदर में शोध कर रहा है उसी से संबंध रहे। सब जगह मिलते जुलते थे, सब जगह बात करते थे। दूसरा ये भी था कि उन दिनों पत्रिकाएं आती थी, तो हमारे गुरु एक बढ़िया बात कहते थे, वो ये कि पत्रिकाएं ले जाओ और इनको बेचो और नकद पैसा लेके आओ। तो तब तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि पत्रिकाएं बेचना और ये तो हमारा काम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये बात हमारी समझ में आई कि गुरुदेव हमसे क्यों कहते थे कि पत्रिकाएं ले जाओ और उनको बेचो। उससे होता ये था कि मान लो जैसे हम इरफान साहब के यहाँ पत्रिका लेके गए तो इरफान साहब से पैसा भी लेते थे और जाहिर है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे उनसे बात भी करते थे।
तो ये मौका वैसे तो मिलता नहीं, तो इस बहाने एक मौका मिला। या कोई मेडिकल का प्रोफेसर है, वो उसके यहाँ अखबार देने जाना है, उसके यहाँ पत्रिका देने जानी है, तो उससे हम लोग बात करते थे, उनसे पैसे भी लेते थे, उनसे बात भी करते थे। तो एक नई दुनिया खुल रही थी और एक संबंध भी बन रहे थे। और हम देख भी रहे थे कि ये जो अध्यापक हैं किस तरह से चलते तो साइकिल पे हैं, लेकिन किताब के पैसे के लिए कभी मना नहीं करते। आंदोलन के लिए हम कभी पैसे मांगते थे तो उसके लिए कभी मना नहीं करते। चाय पिलाने में कभी मना नहीं करते। जब भी हम पहुंच गए तो ये कभी नहीं कहते थे कि आज हमारे पास समय नहीं है। तो एक नई दुनिया उन लोगों के बीच में रह कर के जो देखी, तो मुझे लगता है कि वो आज जिस तरह से जो आपका प्रश्न है कि पूंजीवादी समाज में लोग अध्यापन के अतिरिक्त दूसरे धंधों में लग गए हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। और पूंजीवाद आएगा, पूंजीवाद नष्ट भी होगा। उत्तर पूंजीवाद भी, कुछ लोग कह रहे हैं उत्तर पूंजीवाद भी आ गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस देश में पूंजीवाद ही नहीं आया पूरी तरह से, उस देश में उत्तर पूंजीवाद क्या आएगा। मान लो आ भी गया है और कुछ लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया है, तो ये अध्यापक का काम थोड़ी है कि उस उत्तर पूंजीवाद के चक्कर में वो अपनी तुलना किसी बड़े व्यापारी से करने लगे, किसी बड़े पूंजीपति से करने लगे। उसकी तुलना के लिए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या और अन्य लोग हैं जिन्होंने सारा जीवन केवल लेखन में बिताया और विद्यार्थियों के बीच में बिताया। तो मुझे लगता है कि आदर्श इसलिए आज भी वही अध्यापक हैं कि जो अध्यापक विद्यार्थियों के बीच में रहे, विद्यार्थियों के साथ रहे, या विद्यार्थियों की सुख सुविधा के साथ रहे। यदि वो आधुनिक तंत्र में फंस जाते और उन्हें लगता है कि हमें भी उसी तरह से पैसा कमाना है जैसे हमारे नगर का व्यापारी कमा रहा है, या जो अन्य देश का एक बड़ा नामी जो पूंजीपति कमा रहा है, हम लोग भी उसके दौड़ में दौड़ते चले जाएं, तो मुझे लगता है वो रास्ता नहीं है। एक अध्यापक को या एक विद्यार्थी को अपना रास्ते का चयन कर लेना चाहिए कि उस किस रास्ते पर जाना चाहता है। जैसे मुझे याद है कि 1992 में मैं जोधपुर में था, लेकिन अलीगढ़ गया था। और तो अलीगढ़ में जब बाबरी मस्जिद ढही, तो बाबरी मस्जिद के साथ साथ जो मुस्लिम जो लड़के थे वो इतने आक्रोशित थे कि बाहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक गेट जो खुलता है, एक मुख्य दरवाज़ा जो खुलता है, वो कचहरी की तरफ खुलता है जहाँ कलेक्ट्रेट है। तो वहाँ पुलिस का बहुत बड़ा बंदोबस्त था और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, और लड़के पूरे इतने आक्रोशित थे कि लड़ने जा रहे थे। तो और भी अध्यापक थे, लेकिन हमारे गुरु प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह सबसे आगे थे और कहा कि देखिए, दुख मुझे भी है, जितना दुख आपको है दुख मुझे भी है, आक्रोश मेरे अंदर भी है कि हमने एक ऐसा समाज नहीं बनाया कि जिस समाज में हम अपनी धरोहर को बचा के रख सकें, लेकिन ये मौका नहीं है। बाहर पुलिस खड़ी है, भून के रख देगी आप लोगों को, इसलिए मौका बाद में आएगा, तब बदला लेंगे, अभी आप अंदर जाइए। तो ये जो साहस है उस भीड़ को रोकने का और उस भीड़ के बीच में जाने का, ये साहस बड़ी चीज़ है। बाकी उस भीड़ को रोक पाना, और इतने आक्रोश में आप कल्पना करिए कि बाबरी मस्जिद जब ढही थी तो मुसलमान समाज में कितना बड़ा आक्रोश था, लेकिन उस आक्रोश को एक आदमी लड़कों से संवाद करके, और लड़के कितना विश्वास करते होंगे उन पर कि जो लड़के मान गए। ऐसे ही मैंने प्रोफेसर इरफान हबीब को देखा, शायद ये 80 से पहले की, आपातकाल के बाद की बात है, लेकिन 80 से पहले की बात है, यानी 77 और 80 के बीच की बात है। एक लीगी लड़का था, उससे उनका झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ तो सारे लोगों ने कहा, उनके हितैषियों ने, उनके शुभचिंतकों ने, और हम लोगों ने भी कहा, तब मैं SFI में था, कि ये डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी कुछ दिन आना छोड़ दीजिए, घर पे रहिए, खतरा ज़्यादा है। तो इरफान साहब ने कहा कि नहीं, मैं यूनिवर्सिटी तो आऊँगा। तो हम लोग उन्हें बाकायदा घेरा बना करके लाते थे और डिपार्टमेंट में जाते थे। वो पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे और पूरे दिन रहते थे। लेकिन तो ये जो साहस है, वो साहस कोई एक दिन में किसी अध्यापक के अंदर नहीं आ जाता है। साहस वो खुद अर्जित करता है,
और अर्जित तब करता है जब अपने बीच के विद्यार्थियों से के प्रति उसके मन में एक ये रहता है कि ये विद्यार्थी मेरे हैं, तब वो साहस आता है। सर, आपने अलीगढ़ का आपने जिक्र किया, वहाँ के सक्रिय परिदृश्य की बात की, तमाम बड़े हस्तियों को आपने बहुत नज़दीक से देखा है या जिया है, तो इन सभी हस्तियों के जीवन को आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, जो हस्तियाँ, जब आप कह रही हैं कि बड़ी हस्तियाँ हैं, तो जाहिर है कि बड़ी हस्तियाँ अपना प्रभाव भी छोड़ती हैं, और वो प्रभाव केवल एक व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि मेरे जैसे जाने कितने लोगों के मन में उनके प्रभाव होंगे। और एक अध्यापक का काम ये है कि वो बहुत आदर्श की बात न करे, बहुत नैतिकता की बात नहीं करे, बल्कि अपने जीवन से आदर्श और नैतिकता की शिक्षा दे। तो मुझे लगता है कि मैं जिन अध्यापकों की चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने अपने जीवन और अपने जो जीवन से हमें ये बताया कि एक अध्यापक को किस तरह से रहना चाहिए, एक अध्यापक को किस तरह से अपने विद्यार्थियों से पेश आना चाहिए, और किस तरह से विद्यार्थियों के मन में एक चेतना का प्रसार करना चाहिए। जैसे मुझे याद नहीं है कि 70 या 80 के दौर में कभी भी हमसे, चाहे वो प्रोफेसर इरफान हबीब रहे हों, चाहे प्रोफेसर कुंवरपाल सिंह रहे हों या कोई और रहे हों, मार्क्सवाद पढ़ने की कभी उन्होंने बात की हो, कभी नहीं कहा। लेकिन वो चूँकि खुद मार्क्सवादी थे और मार्क्सवादी जीवन जीते थे, और पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना, पढ़ाना, बेचने के लिए कहना, ले जाने के लिए कहना और ज़बरदस्ती देना, भले ये कोई शायद अध्यापक, आज का अध्यापक ये नहीं कहेगा कि विद्यार्थी उसकी किताब ले जाए और तुरंत कहे कि पैसे दो, लेकिन वो लोग थे, जैसे लोकलहर ली, लोकलहर 8 आने की आती थी, 50 पैसे की, 8 आने लाओ, तो 8 आने जरूर मांगते थे। उनका आप 2 रुपये दे दीजिए विद्यार्थी को, लेकिन 8 आने जो पत्रिका के जो पैसे हैं वो ज़रूर लीजिए, और वो लेते थे। तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन से और अपने आचरण से हम लोगों को शिक्षा देते थे, और जाहिर है कि हमने उनके जीवन से, उनके आचरण से, और उनका जो विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के इतर सामाजिक जीवन में, या उनका राजनीतिक जीवन में, या परिवार में जिस तरह का जीवन था, उसने मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया, और वो प्रभाव ऐसा स्थायी है कि हम चाहें भी कि उससे मुक्त हो जाएं तो बड़ा मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ आप भूल जाते हैं। नैतिकता की चीज़ों से थोड़े बहुत दिनों बाद ऊब होने लगती है। यदि कोई लगातार अध्यापक आदर्श की बात करे तो कोई भी विद्यार्थी उसके यहाँ जाने से बचता है, लेकिन वो अपने जीवन में ऐसे आदर्शों को गढ़ ले कि वो आपको प्रेरित करें, तो जाहिर है कि वो फिर स्थायी प्रभाव डालते हैं। तो हम लोगों के मन में यह छोटा मोटा कहीं बचा है, या दूसरों के लिए करने का, दूसरों के साथ रहने का, सहज रहने का, थोड़ा उदार रहने का, थोड़ा संवेदनशील रहने का बिंदु कहीं कोई बचा है, और तो मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों की देन है जो हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया। आपके पूरे साहित्यिक जीवन में अभी तक वह कौन सी बात या प्रसंग है जो आपको सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, और वह कौन सा प्रसंग है जिससे आप सबसे अधिक असंतुष्ट रहे हैं? देखिए, जहाँ तक संतुष्टि का सवाल है, तो मैं अनुभव करता हूँ कि पहली संतुष्टि तो ये है कि मैं जिन विद्यार्थियों के बीच में रहा, वो विद्यार्थियों का प्रिय अध्यापक रहा। एक संतुष्टि मुझे ये है। दूसरी संतुष्टि ये है कि मैंने और कोई काम जीवन में नहीं किया, पढ़ा, और जो मन में आया वो लिखा, और जो लिखा भी वो किसी के दबाव में नहीं लिखा, अपने मन में जो आया, जो मुझे लगा कि इस बीच में मुझे लिखना चाहिए या टिप्पणी करनी चाहिए, तो मैंने टिप्पणी की, मैंने लिखा अपनी तरह से। और असंतुष्टि का सवाल है, तो असंतुष्टि तो ये है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि मुझे अधिक काम करना चाहिए था, और ज़्यादा लिखना चाहिए था, और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन हर एक की अपनी सीमा है। तो असंतुष्टि है तो केवल इतनी है कि मुझे जितना काम करना चाहिए था मैं उतना काम नहीं कर पाया। लेकिन आगे का जीवन है, अभी जितने साल भी जीवित रहें,
उतने साल लिखते पढ़ते रहें और उन चीज़ों पर टिप्पणी करते रहें जो जो चीज़ें आपको प्रिय लगती हैं या जो अप्रिय लगती हैं, चाहे वो व्यवस्था की हों, इस समाज की हों, या धर्म की हों, या किसी अन्य चीज़ की हों। सर, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या प्रसंग जो आप साझा करना चाहें हमसे? देखिए हमारे मैं गुरुजी का नाम ले रहा हूँ। गुरुजी जब 60 साल के हुए तो हम सब विद्यार्थियों ने अभिनंदन किया उनका अलीगढ़ में। तो उसमें उन्होंने 3 बातें कही। एक तो ये है कि जो मेरी जो ताकत है वो पार्टी का कार्ड है कि मैं सीपीएम का मेंबर हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जिसके बच्चे और जिसके विद्यार्थी अच्छे निकले वो उसका जीवन सफल है। तो वो इस बात में बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे थे। तो मैं उस तरह का गर्व तो मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने में कहूँ कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने को भरा भरा अनुभव करता हूँ। तो इसलिए कि मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे निकले और बेटी भी अच्छी है। तो ये सफल और सुखद जीवन का एक जो लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अध्यापक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मैं सफल हूँ। चूँकि आपका पूरा जीवन अध्ययन अध्यापन से संबंधित रहा है, तो ऐसी कुछ बातें जो आप आज के अध्ययनकर्ता और युवक अध्यापकों से कहना चाहें। चाहे आज का अध्यापक है, चाहे वो आज का लेखक भी है, या जो अध्यापक भी है जो लिख रहा है आलोचना में या जिस विधा में भी, उसे बहुत समझौते नहीं करने चाहिए। जीवन से नहीं समझौते करने चाहिए, संपादकों से बहुत समझौते नहीं करना चाहिए, आलोचक यदि लेखक है तो आलोचकों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, और आलोचक है तो लेखक से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप चीज़ें ऐसी लिख रहे हैं जो कि भविष्य में भी जिनका मूल्यांकन होगा, तो फिर समझौता किस बात का? क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं जो आगे मतलब जिसका मूल्यांकन होना है। तो जब मूल्यांकन होना है तो अपनी तई ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक संपादक के रूप में हमारी जो हिंदी की जो बड़ी पत्रिकाएं हैं, वो बड़ी पत्रिकाएं कई नामों को उछालती हैं। ये हमारे समय का बड़ा कहानीकार है, ये हमारे समय का बड़ा कवि है, ये हमारे समय का बड़ा आलोचक है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो कहानीकार है तो 2 कहानियाँ लिख करके नष्ट हो जाता है, कवि है तो 4 कविताएं लिख करके नष्ट हो जाता है, आलोचक है तो 2 समीक्षाएं लिख के नष्ट हो जाता है। इसलिए वो बैसाखियों पे चल रहा है, और जो बैसाखियों पे चलेगा वो लंबी दूरी नहीं चल सकता, दौड़ तो नहीं लगा सकता। इसलिए मैं ये अनुभव करता हूँ कि आप जिस विधा में लिख रहे हैं उस विधा में ईमानदारी से लिखिए, और इसकी चिंता मत करिए कि संपादक नाराज़ होगा कि नहीं, प्रसन्न होगा कि नहीं, लेखक प्रसन्न होगा कि नहीं, नाराज़ होगा कि नहीं। जो हो जाए, लेकिन आप अपनी तरह ईमानदार हैं तो आपका जो दूर बैठा हुआ पाठक है, जो आपको नहीं जानता, जो आपसे परिचित नहीं है, वो आपके मन में एक बड़ी गहरी एक निष्ठा बनाता है, बड़ी आत्मीयता बनाता है, और बड़ी आत्मीयता से पढ़ता भी है। और हमारे बड़े लोग ये शिक्षा देते हैं अपने लेखन से कि कोई जीवन में समझौता नहीं, जीवन बड़ा है। और चूँकि आप रच रहे हैं, इसलिए जब रच रहे हैं तो ये कहा जाता है कि जो बचेगा वही जो रचेगा, और जो रचेगा वही बचेगा, और जो बचेगा जाहिर है कि ईमानदारी से ही बचेगा। समझौते वाला आदमी बच नहीं सकता, चल नहीं सकता लंबी दूरी तक। सर, अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आशा है कि आगे भी हम इन बातों से लाभान्वित होते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।